इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद। तो प्लेटो के साम्यवाद में सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में साम्यवाद के जो दो प्रकार हैं यानी कि संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, और उसके बाद में देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। देखो, प्लेटो का उद्देश्य है एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और एक आदर्श राज्य की स्थापना कब होगी? तब होगी जब न्याय की प्राप्ति होगी या न्याय की स्थापना होगी। और न्याय क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन तब करेगा जब उसको अच्छी शिक्षा दी जाए और साम्यवाद का सिद्धांत लागू किया जाए। तो इस प्रकार जो साम्यवाद है वह आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो अब देखते हैं इसकी भूमिका। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है उसकी समुचित व्यवस्था हेतु एक साधन के रूप में संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। यानी कि साम्यवाद क्या है? आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक साधन है। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है ताकि वे निष्पक्ष भाव से शासन कार्य कर सके। तो प्लेटो के न्याय में कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो का साम्यवाद केवल 2 वर्गों पर लागू होता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। ये हो गई इसकी भूमिका। अब देखते हैं संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो शासक वर्ग व सैनिक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करता है। केवल उत्पादक वर्ग को ही संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। उत्पादक वर्ग की संपत्ति पर भी सरकार का नियंत्रण रहेगा। उत्पादक वर्ग अत्यधिक धनवान नहीं हो सकेगा क्योंकि धन की अधिकता व्यक्ति को आलसी बना देती है। तो प्लेटो संपत्ति का साम्यवाद केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए लागू करता है। उत्पादक वर्ग के लिए संपत्ति का साम्यवाद लागू नहीं होता है, लेकिन उत्पादक वर्ग की संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण अवश्य रहेगा ताकि उत्पादक वर्ग अत्यधिक धनवान न बन सके, क्योंकि यदि उत्पादक वर्ग अत्यधिक धनवान बन जाएगा तो वह आलसी हो जाएगा। यदि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाएगा तो वे भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति एकत्रित करने की कोशिश करेंगे और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। तो ये हो गया संपत्ति का साम्यवाद। अब देखते हैं परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद भी केवल 2 वर्गों यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होता है। अर्थात जो परिवार का साम्यवाद है या स्त्रियों का साम्यवाद है वह उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है, केवल 2 ही वर्गों पर लागू होता है। परिवार के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो कहता है कि संरक्षक स्त्री पुरुषों में से, संरक्षक का मतलब है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, तो जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के स्त्री पुरुष होते हैं उनमें से कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा। शासक स्त्रियां सभी पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी सभी की संतानें होंगी। संतान न तो माता पिता को जान सकेंगी और न ही माता पिता संतानों को जान सकेंगे। इनकी संतानों का पालन पोषण राज्य के संरक्षण में होगा, राज्य के नियंत्रण में होगा। केवल महिला और पुरुष का मेल या उनका संभोग उस समय करवाया जाएगा जब राज्य को संतान की आवश्यकता हो। संतान उत्पन्न करते ही संतान से उसके माता पिता अलग हो जाएंगे तो संतान न ही तो ये जान पाएगी कि उसके माता पिता कौन हैं और न ही माता पिता ये जान पाएंगे कि उसकी संतान कौन है।
संतान न तो माता पिता को जान सकेगी और न ही माता पिता संतानों को जान सकेंगे। परिवार के साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो स्त्रियों की मुक्ति और उत्तम संतान की प्राप्ति करना चाहता है। प्लेटो ने व्यवस्था की है कि स्त्रियां 20 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक तथा पुरुष 25 वर्ष की अवस्था से लेकर 55 वर्ष की अवस्था तक राष्ट्र के लिए संतान पैदा करेंगे। प्लेटो पशु जगत के उदाहरण से अपनी योजना की पुष्टि करते हुए कहता है कि अगर घोड़ों की अच्छी नस्ल तैयार करनी हो तो एक अच्छे घोड़े का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी घोड़ियों के साथ संभोग करवाना होगा। इसी तरह उत्तम संतान पैदा करने के लिए राज्य को भी इसी सिद्धांत का पालन करना होगा। तो ये हो गई प्लेटो का परिवार का साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। अब देखते हैं इसकी आलोचना, प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। तो पहली आलोचना है, प्लेटो के साम्यवाद की योजना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि संपत्ति प्राप्त करना, उसमें वृद्धि करना, उसका संचय करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संपत्ति से वंचित करने से व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। तो ये होगी इसकी पहली आलोचना कि जो साम्यवाद है वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति कमाना चाहता है, उसको अपने पास रखना चाहता है। अब देखते हैं दूसरी आलोचना। यह योजना समाज को जोड़ने की बजाय दो वर्गों में बांट देती है। एक वर्ग संपत्तिवान होगा तथा दूसरा वर्ग संपत्तिहीन होगा। यानी कि प्लेटो के साम्यवाद के द्वारा समाज दो वर्गों में बट जाएगा। एक वो वर्ग जिसके पास संपत्ति होगी यानी कि उत्पादक वर्ग, और दूसरा वर्ग वो हो जाएगा जिसके पास संपत्ति नहीं होगी। तीसरी आलोचना है, सभी परोपकारी कार्य व्यक्तिगत संपत्ति द्वारा ही संभव हो पाते हैं, लेकिन प्लेटो ने व्यक्तिगत संपत्ति पर प्रतिबंध लगाकर मानवीय भावना में परोपकार को ही समाप्त कर दिया है। चौथा है, संपत्ति के बिना व्यक्ति स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। संपत्ति प्राप्त करने और उसे संरक्षित करने में व्यक्ति गौरव का अनुभव करता है। पांचवी आलोचना है, प्लेटो का साम्यवाद समाज व राज्य के लिए व्यक्ति को बलिदान कर देता है। तो प्लेटो साम्यवाद में कहता है कि शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है वह न ही तो संपत्ति रखेगा और न ही परिवार रखेगा। तो इस प्रकार व्यक्ति की जो स्वाभाविक इच्छाएं होती हैं उनका दमन कर दिया जाता है। समाज और राज्य की भलाई के लिए व्यक्ति का बलिदान कर दिया जाता है। अब छठी आलोचना है, पत्नी पारिवारिक जीवन की यानी कि महिला पारिवारिक जीवन की स्वाभाविक रूप से केंद्र बिंदु है। उसे मातृत्व और पारिवारिक दायित्व से अलग करना अन्यायपूर्ण होगा। सातवीं आलोचना है, पशु जगत से उत्तम संतान प्राप्ति के नियम मनुष्यों में लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह उत्पन्न हुए बच्चों में सामाजिक एकता नहीं आ सकती है। आठवीं आलोचना है, जब एक स्त्री सभी के लिए उपलब्ध होगी तो वे सभी लोग किसी सुंदर स्त्री को लेकर झगड़े भी कर सकते हैं। इस तरह यौन संबंधों को सार्वजनिक करके विवादों को बढ़ावा दिया गया है। यानी कि जब जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है उस वर्ग की स्त्रियां सभी के लिए उपलब्ध रहेंगी तो एक से अधिक व्यक्ति किसी एक स्त्री को पाने के लिए या उसके साथ संभोग करने के लिए आपस में झगड़ा कर सकते हैं। इसकी नौवीं आलोचना है, प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह केवल दो वर्गों के लिए ही लागू होता है। संपूर्ण समाज के लिए प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था नहीं कर सका। तो यह हो गया प्लेटो का साम्यवाद। और लास्ट में इसका निष्कर्ष लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि प्लेटो
राज्य तथा समाज की भलाई के लिए व्यक्ति को बलिदान कर देता है, जो कि आधुनिक समय के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। लेकिन प्लेटो की जो अच्छी बात है वो यह है कि प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से स्त्रियों को मुक्ति प्रदान करना चाहता है। तो ये हो गया प्लेटो का साम्यवाद।